हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रत्यक्षीकरण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा था इल्यूज़न पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अटेंशन। ठीक है, आपके सिलेबस में जैसा कि मैं बता दूं, प्रत्यक्षीकरण और अवधान एक साथ दिया है, तो अवधान को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अटेंशन, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है अवधान का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो अवधान, या कभी कभी हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तो ध्यान को ही हम लोग अवधान भी कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, व्यक्ति अपनी इच्छा अथवा आवश्यकता के अनुसार कुछ खास उद्दीपकों को चुन लेता है और उसके प्रति अनुक्रिया करता है। मनोविज्ञान में इस प्रकार की चयनात्मक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हमारी आँख है, नाक है, कान है, ठीक है, त्वचा है। इसी तरीके से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो जो है अनेकों प्रकार के जो उद्दीपकों द्वारा हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं अनेकों प्रकार के उद्दीपकों द्वारा हमेशा प्रभावित होती रहती है, लेकिन क्या है, उन सभी उद्दीपकों के प्रति जो है हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, यानी हमारे सामने स्टिमुलस कई होते हैं, लेकिन उन सभी स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हम रिस्पॉन्स केवल उन उद्दीपकों को करते हैं जिधर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, या जो हमारी रुचि के अनुसार होता है, जो हमारी ज़रूरत के अनुसार होता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम कहें, जब व्यक्ति अपनी इच्छा अथवा आवश्यकता के अनुसार कुछ खास उद्दीपकों को चुन लेता है और उसके प्रति अनुक्रिया करता है, तो इस प्रकार की चयनात्मक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहा जाता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है उसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन दे देता है, पूछ लेता है किसके द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए जो है मॉर्गन किंग, है ना, मॉर्गन किंग विसर्ज तथा स्कॉपलर ने अवधान को कैसे परिभाषित किया है। अवधान उस प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए गए समय में अपने चेतन अनुभूति या चेतना में लाने के लिए चुना जाता है। यानी कि मॉर्गन क्या कहते हैं कि अवधान जो है एक तरीके का परसेप्चुअल कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, परसेप्चुअल कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, कुछ निश्चित उद्दीपक होते हैं, उसको दिए गए समय में अपनी चेतन अनुभूति या चेतन में लाने के लिए मनुष्य जो है प्रयास करता है या चुनता है। मैटलिन क्या कहते हैं, मानसिक क्रिया की एकाग्रता ही ध्यान है। मैटलिन क्या कहते हैं, मानसिक क्रिया की एकाग्रता ही ध्यान है। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। अवधान कैसा प्रोसेस है, अवधान एक सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस है, चयनात्मक, यानी कि व्यक्ति किस उद्दीपक को देखना है, किसे प्रोसेस करना है, वो चूज़ करता है, व्यक्ति चयन करता है उसका, है ना, जिसमें व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना में लाने के लिए तत्पर रहता है। अब अवधान की परिभाषा जो है, और जो विद्वान हैं उन्होंने देखिए कैसे कैसे दी है। अगर हम जे.एस. रॉस की बात करें तो जे.एस. रॉस के हिसाब से अवधान क्या है, अटेंशन या अवधान किसी विचार की वस्तु को मन के सम्मुख स्पष्ट रूप में रखने की प्रक्रिया है। मैकडूगल क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव की दृष्टि से विचार करने पर अवधान एक चेष्टा का प्रयास भर है। इसी तरीके से डम्बिल क्या कहते हैं, अवधान किन्हीं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। देखिए डम्बिल की परिभाषा कितनी अच्छी है कि अवधान किन्हीं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही क्या है, अवधान है। एनेलमन ने क्या कहते हैं, हम चाहे जिस दृष्टिकोण से विचार करें, अंतिम विश्लेषण में अवधान क्या है, एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। अवधान क्या है, एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए क्या है, अवधान को जनरल टर्म में कह सकते हैं
कि किसी एक विचार को मानव मस्तिष्क में स्पष्टता अंकित करने से संबंधित या मानव चेतना की चुनाव संबंधी अवरत एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मानव के मस्तिष्क में मौजूद विविध वस्तुओं में से कभी एक तो कभी अन्य चेतना के ध्यान केंद्र में पहुंचाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अवधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, तो अवधान की प्रकृति की बात करें तो देखिए क्या है, अवधान का जो नेचर है, स्वरूप है, इसे स्नाइड ग्रॉस और अन्य साथियों ने कैसे बताया है कि देखिए क्या है, अवधान टॉर्च की रोशनी की भांति है। अवधान क्या है, अवधान या अटेंशन इज़ लाइक रोशनी जो है टॉर्च की रोशनी की भांति है, जिसे व्यक्ति अपने चेतन मन का मतलब क्या है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड है व्यक्ति का, जो व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन होता है, उसमें क्या है देखिए, अवधान टॉर्च की रोशनी की भांति है, जिसे व्यक्ति अपने चेतन मन से अपने वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं की ओर निर्देशित करता है अथवा अपने मानसिक क्षेत्र में हो रही आंतरिक घटनाओं की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, अवधान देखिए एक ऐच्छिक क्रिया है। अवधान कैसी क्रिया है, अवधान एक ऐच्छिक क्रिया है। व्यक्ति अवधान का चयन जानबूझकर करता है। ठीक है, अनैच्छिक ढंग से वातावरण की घटनाओं की ओर या आंतरिक घटनाओं की ओर स्वतः आकृष्ट होकर बहुधा व्यक्ति अवधान केंद्रित हो जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें देखिए क्या है, अवधान और प्रत्यक्षीकरण के मध्य संबंध स्पष्ट करते हुए स्नाइड ग्रॉस एवं अन्य साथियों ने क्या कहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अवधान और प्रत्यक्षीकरण में संबंध को बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के लिए अवधान अनिवार्य दशा है। देखिए ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण के लिए अवधान अनिवार्य है या अवधान के लिए प्रत्यक्षीकरण अनिवार्य है, या दोनों के लिए दोनों अनिवार्य हैं, या दोनों के लिए कोई नहीं अनिवार्य है। तो अगर हम बात करें तो स्नाइड ग्रॉस और अन्य साथी क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षण होने के लिए अवधान एक अनिवार्य दशा है, यानी कि अगर आपका अवधान नहीं होगा तो आपको किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षण भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जब कोई उद्दीपक वस्तु या घटना अवधान के केंद्र में आती है तभी व्यक्ति उसका प्रत्यक्षण करता है अथवा ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि देखिए लिखा भी है कि जब कोई स्टिमुलस है, कोई वस्तु है या कोई इवेंट है, जब आपके अटेंशन के केंद्र में आती है तभी जो है आप उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे अगर हम बात करें, अवधान चेतना का पर्याय है। चेतना क्या है, चेतना से तात्पर्य अभिज्ञा से है। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग, अब देखते हैं अवधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। सबसे पहला देखिए क्या है, अगर हम बात करें अवधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे उसमें पहला है आपका स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है। अवधान कैसी प्रक्रिया है, एक स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है, यानी अवधान स्मरण यानी कि मेमोरी, कल्पना तथा चिंतन आदि की भांति एक केंद्रीय प्रक्रिया है जिसकी प्रकृति स्वतंत्र है। यही कारण है कि टिचनर आदि जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे ध्यान के स्थान पर ध्यान देना कहा है। ठीक है, अगला है देखिए, प्रत्यक्ष परक संगठन को स्पष्टता प्रदान करता है। कौन, अवधान, यानी कि अवधान में प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षी स्पष्ट हो जाता है। अवधान की उपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण से संबंधित संगठन अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। यदि प्रत्यक्षीकरण में से अवधान हटा लिया जाए तो प्रत्यक्ष परक संगठन की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। देखिए अभी जस्ट लास्ट पेज में बात कर रहे थे कि प्रत्यक्षीकरण होने के लिए जो अवधान है, जो ध्यान है, वो अनिवार्य दशा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अगर अवधान हटा लिया जाएगा तो प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष परक संगठन की स्पष्टता भी जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका संवेदात्मक प्रक्रियाओं के लिए यह एक प्रकार का पुनर्बलन है। अगली विशेषता है पुनर्बलन का पहले प्रकार का अर्थ प्रोसीपर से संबंधित तथा दूसरे प्रकार का अर्थ प्रक्रिया से संबंधित है, यानी प्रोसीजर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यानी कि आगे अगर हम बात करें जो संवेदात्मक प्रक्रियाओं के लिए क्या है, अवधान एक प्रकार का पुनर्बलन का काम करता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, चौथा है प्रत्युत्तर चयन। चौथा क्या है आपका, प्रत्युत्तर चयन,
इसका क्या मतलब है देखिए, अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, शुरुआत में ही बताया। वातावरण में उपस्थित अनेक उद्दीपकों में से व्यक्ति केवल एक या कुछ ही उद्दीपकों पर एक समय में ध्यान दे सकता है, अर्थात व्यक्ति केवल चुनी हुई उत्तेजनाओं या उत्तेजन के प्रति ही प्रत्युत्तर देता है। प्रत्युत्तर चयन का मतलब क्या है, यहाँ पर यह है कि जब मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए बाहर, तो आपका ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों पर जाता है जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए स्थान रखती हैं, ठीक है। और उसी के एवज में या उसी के रिस्पेक्ट में आप प्रत्यक्ष आप जो हैं रिस्पॉन्स करते हैं। तो प्रत्युत्तर चयन यहाँ पर है, ठीक है। पांचवा है, अवधान के द्वारा उद्दीपक या उद्दीपक समूह चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में लाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अटेंशन के द्वारा ही जो स्टिमुलस है या जो स्टिमुलस का ग्रुप है वो चेतना यानी कॉन्शियस के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में लाए जाते हैं। यानी कि जब तक आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में होती तो है, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप उस उद्दीपक पर, उस पर्टिकुलर उद्दीपक पर या ग्रुप ऑफ स्टिमुलस पर आप जब ध्यान देने लगते हैं तो क्या है, जो स्टिमुलस है वो क्या है, उससे पहले आपके कॉन्शियस माइंड के एक कंटूर में होगी, यानी सीमा प्रदेश में होगी, लेकिन फिर वहाँ से उठ के वो सीधे आपके केंद्र में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए क्या है यहाँ पर, जब एक विद्यार्थी कक्षा में बैठता है तो कक्षा में बैठे अन्य विद्यार्थी, कुर्सियों, कमरे की दीवारों, अध्यापक, ब्लैकबोर्ड आदि सभी की चेतना उस विद्यार्थी को होती है, परंतु उसके चेतना के केंद्र में इन तमाम उद्दीपकों में से केवल कुछ ही उद्दीपक होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप क्लासरूम में गए तो क्लासरूम में मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, तो क्लासरूम में सीट्स भी हैं, कई बच्चे भी हैं, ब्लैक बोर्ड भी है, पंखे भी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपका ध्यान केवल वहीं जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है, जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, गत्यात्मक क्रिया है। यानी गत्यात्मक का मतलब क्या है, अवधान प्रक्रिया की प्रकृति गत्यात्मक होती है, इसी कारण से अवधान को चंचल कहा गया है। अवधान प्रक्रिया में इतनी अधिक गत्यात्मकता पाई जाती है कि चेतना के केंद्र में कभी एक उद्दीपक होता है तो कभी दूसरा उद्दीपक होता है। यानी देखिए अवधान क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। एक पल आपका ध्यान किसी एक विज्ञापन पे गया तो तुरंत दूसरे ही सेकंड दूसरे विज्ञापन पे चला गया, फिर तीसरे पर चला गया। तो ये क्या है, ये गत्यात्मक प्रक्रिया का ही रूप होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अवधान अन्वेषणात्मक होता है, यानी कि एक्सप्लोरेटिव का मतलब क्या है, खोज, है ना। अवधान में क्या होता है, खोज का गुण पाया जाता है, अन्वेषण का गुण पाया जाता है। अब देखिए क्या है, जब व्यक्ति किसी उत्तेजना पर ध्यान लगाता है तो वह उस उद्दीपक के गुण या उस उद्दीपक में नवीनता खोजने लगता है, परंतु जब व्यक्ति को उद्दीपक में गुण और नवीनता नहीं दिखाई देती है तब उस उद्दीपक के स्थान विशेष से या उस उद्दीपक से व्यक्ति का ध्यान जो है हट जाता है, ठीक है। यानी कि चूँकि ध्यान जो है अन्वेषणात्मक होता है इसलिए उसमें चंचलता पाई जाती है, ठीक। यानी कि क्या है, अवधान प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति निरंतर नई वस्तुओं को ढूंढता रहता है या उसका परीक्षण करता रहता है। अब देखिए संकीर्णता, यानी कि अवधान प्रक्रिया का कुछ न कुछ विस्तार होता है जो विस्तृत न होकर सीमित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेट या तत्परता। तत्परता क्या होता है, देखिए सेट या तत्परता की बात करें तो यहाँ पर है, अवधान प्रक्रिया की उपस्थिति में व्यक्ति में सेट या तत्परता पाई जाती है। इस तत्परता के कारण व्यक्ति को अवधान प्रक्रिया में संबंधित शारीरिक अनुक्रियाएं करने में सुविधा और सरलता होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अवधान के देखिए दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन कौन से, यानी जब कोई स्टिमुलस या स्टिमुलस का समूह हमारी चेतना के केंद्र में होता है, यानी आपके कॉन्शियस माइंड के सेंटर में होता है, तो उस समय उपस्थित अवधान प्रक्रिया में अवधान का पक्ष धनात्मक पक्ष कहलाता है तथा चेतना के केंद्र से उद्दीपक या उद्दीपक समूह के हटते ही अवधान प्रक्रिया का पक्ष अवधान का ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। यानी कि जब आपका जो स्टिमुलस है आपके कॉन्शियस माइंड के सेंटर में होता है तो ये आपका धनात्मक पक्ष कहलाता है, और जब पेरिफेरल पार्ट में होता है तो ये आपका जो है ऋणात्मक पक्ष कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्या है,
अवधान में क्या होता है, शारीरिक समायोजन होता है। अगली विशेषता है इसकी, अवधान में शारीरिक क्या होता है, समायोजन होता है। जैसे देखिए क्या है, अवधान के समय प्रयोग की एक विशेष मुद्रा होती है। ठीक है, अवधान के समय प्रयोग यानी जो सैंपल है उसकी एक विशेष मुद्रा होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में अनेक आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं। अतः आँख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का झुकाव ध्यान उद्दीपक की ओर होता है। अब देखिए क्या है, शारीरिक मुद्रा समायोजन की अवधान प्रक्रिया के समय देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, सिनेमा हॉल में बैठे या कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर ध्यान रहे विद्यार्थियों की एक विशेष मुद्रा होती है। अवधान प्रक्रिया में मांसपेशियों का भी अभियोजन होता है। अवधान की प्रक्रिया की अवस्था से संबंधित ज्ञान इंद्रियों की मांसपेशियों में तनाव अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और अवधान की प्रक्रिया की उपस्थिति के अंतरावयवन में संतुलन भी पाया जाता है। संतुलन क्या पाया जाता है, जैसे हृदय गति है, नाड़ी गति है, रक्त संचार है, श्वास गति है, शारीरिक तापमान आदि सभी में अवधान की अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, जो व्यक्ति के अवधान अवस्था में शारीरिक समायोजन के लिए आवश्यक है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई छात्र वर्ग में शिक्षक का भाषण को ध्यान से सुनना है। मान लीजिए क्लासरूम में टीचर लेक्चर दे रहा है, तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो टीचर के लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा है। इस स्थिति में क्या है, व्यक्ति में तीनों तरह का अभियोजन पाया जाता है। जैसे भाषण देते समय शिक्षक के आगे पीछे होने से, मान लीजिए टीचर भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा, तो खड़े होकर, क्लासरूम में कोई भी टीचर देखिए केवल एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाता है, वो टहलता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है और फिर बताता रहता है। तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्लास में जो है साइकोलॉजी में, मान लीजिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा रही हैं मैम, और आप उसे पढ़ रहे हैं और टीचर उसे चल चल के पढ़ा रहा है, तो आपका ध्यान क्या होगा, आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा शिक्षक के आगे पीछे होने से छात्र जो हैं अपने आँख, अपने कान आदि को भी उसी ढंग से आप घुमाते हैं। यानी टीचर अगर पीछे मूव करेगा तो आपके आँख और कान के जो स्टेटस है पीछे की ओर जाएगा, आगे आएगा तो आगे की ओर, ताकि शिक्षक की बातों को आप ठीक ढंग से सुन सके और उसे ठीक ढंग से देख सके। इस तरह का अभियोजन जो है आपका कहलाता है सेंसरी अभियोजन, यानी कि ज्ञानेंद्रियों का अभियोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप भाषण सुनते समय थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी शारीरिक मुद्रा यानी कि बॉडीली जो पोस्चर्स हैं उसे चेंज कर रहे हैं या उसमें भी परिवर्तन लाते हैं, तो क्या होता है, कभी मान लीजिए आप बैठे हैं, टीचर की बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो कभी हाथ आपका डेस्क पे पड़ता है, डेस्क पे रख के बातों को सुनते हैं, कभी दोनों हाथ को पीछे की ओर कुर्सी पर रख कर आप भाषण को सुनते हैं, कभी अपने शरीर को बाईं और दाईं ओर पूर्णतः झुकाकर भाषण को सुनते हैं, आदि आदि। तो ये इससे क्या होता है, ये आपका कहलाता है शारीरिक अभियोजन। ये क्या कहलाता है, शारीरिक अभियोजन में हुए परिवर्तन का ये उदाहरण कहलाता है। ठीक है, अवधान से जो है मांसपेशियों के तनाव में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये था इसका मतलब कि जो ध्यान में शारीरिक समायोजन भी होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये था। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ अटेंशन का मतलब क्या है, कितने प्रकार के अवधान होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला है अनैक्षिक अवधान। सबसे पहला अवधान कौन सा है, अनैक्षिक अवधान। अनैक्षिक यानी कि इनवॉलंटरी। अनैक्षिक का मतलब क्या होता है, इनवॉलंटरी। ठीक है, तो इनवॉलंटरी अवधान का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब व्यक्ति का किसी बाह्य उद्दीपक पर अनायास ही ध्यान चला जाए तो यह अनैच्छिक अवधान कहलाता है। यानी कि मान लीजिए इसमें क्या है कि इस तरह के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता की प्रधानता नहीं होती, बिना मन के जो है वस्तु का ध्यान उधर चला जाता है। ठीक है, तो अनैच्छिक अवधान का मतलब अगर हम उदाहरण लें तो मान लीजिए जैसे कि आप कमरे में एकाग्रचित होकर किताब पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और कोई किताब रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और बगल में अचानक से बंदूक के छूटने की आवाज़ आई, यानी कि बंदूक की गोली छूटने की आवाज़ आई, तेज़ धमाका हुआ, तो आपका ध्यान क्या है, तुरंत इस धमाके की ओर चला जाता है, बल्कि आप कंसंट्रेट होकर बुक को पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की जो आवाज़ है, इस तरीके का जो ध्यान है, मतलब आप चाहते नहीं थे फिर भी आपका ध्यान बंदूक की गोली की आवाज़ की तरफ चला गया, ये अनैच्छिक अवधान
का उदाहरण होगा। ठीक है, दूसरा है आपका ऐच्छिक अवधान। नाम से पता चल रहा कि आपका ध्यान उन्हीं उद्दीपकों पर जाएगा जहाँ पर आपकी इच्छा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वाभाविक अवधान यानी हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा अवधान जिसमें आपका जो ध्यान है स्वाभाविक रूप से उस वहाँ चला ही जाता है। जैसे जब किसी उद्दीपक पर व्यक्ति का ध्यान स्वभाववश, आदतवश या व्यक्ति की आवृत्ति के कारण चला जाए तो इसे स्वाभाविक अवधान कहते हैं। जैसे मान लीजिए पान खाने वाला जो व्यक्ति है उसका ध्यान हमेशा पान की दुकान की ओर अपने आप चला जाता है, ना चाहते हुए भी। शराबी है, शराबी का जो ध्यान है शराब की दुकान की ओर चला जाएगा। ठीक है, मूची है, मूची का ध्यान हमेशा जूते की ओर जाना स्वाभाविक है। तो ये क्या है, हैबिचुअल अटेंशन का एग्जाम्पल है। अगला है आपका इसमें विचारात्मक अवधान, यानी कि जब व्यक्ति का ध्यान उद्दीपक से संबंधित प्रतिमा या विचारों की ओर हो तो विचारात्मक अवधान कहलाएगा। और विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक का मतलब क्या है, प्रयोज्य विश्लेषण या संश्लेषण की दृष्टि से दिया जाए तो ये विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक अवधान कहलाएगा। नेक्स्ट है देखिए आपका अवधान के कौन कौन से निर्धारक होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो अवधान के या डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, अवधान के निर्धारक। तो सबसे पहले देखिए क्या है, अवधान के निर्धारक को भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका वस्तुगत निर्धारक, यानी कि जो सब्जेक्टिव, जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव होता है ये देखिए व्यक्तिगत होता है, यानी आपके आंतरिक रूप से आपसे संबंधित होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है ये व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो अवधान का सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स है यानी कि व्यक्तिगत, इसके बारे में माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वस्तुगत निर्धारक की। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स हैं आपके अवधान के उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है उद्दीपक का स्वरूप कैसा होता है, यानी नेचर ऑफ स्टिमुलस। नेचर ऑफ स्टिमुलस का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो उद्दीपक के स्वरूप से यहाँ पर ये तात्पर्य है कि जो उद्दीपक है वो ऑडिटरी है, यानी कि सुनने वाला है, ऑडिटरी है, या विजुअल है, स्वरूप कैसा है। ठीक है, अगर देखिए आपका जो स्टिमुलस है विजुअल है, दिखने वाला है, तो आपका ध्यान बहुत तेज़ी से उधर खिंच जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अगर आपका ध्यान ऑडिटरी है तो ऑडिटरी का जो अवधान होता है वो विजुअल से कम होता है, यानी कोई भी चीज़ अगर आपके सामने दिखाई दे रही है तो वो सुनाई देने के बजाय दिखाई देने की जो तीव्रता है वो अधिक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो विजुअल स्टिमुलस होता है उसका प्रभाव मस्तिष्क पर श्रवण उद्दीपक की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होता है, यानी कि विजुअल स्टिमुलस इज़ ग्रेटर देन ऑडिटरी स्टिमुलस होता है। यानी तीव्रता किसकी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी इज़ मोर देन विजुअल इंटेंसिटी इज़ मोर देन ऑडिटरी स्टिमुलस। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे मान लीजिए कि जब आप रास्ते में गुजरते हैं और कोई सिनेमा घर पड़ता है तो सिनेमा घर के आसपास की दीवारों पर देखिए क्या है, जो पोस्टर लगे होते हैं आपका ध्यान उसकी ओर तुरंत चला जाता है। ठीक है, जबकि आवाज़ का जो ध्यान, जैसे मान लीजिए उसी मूवी का प्रचार हो रहा है तो आपका ध्यान उतना वहाँ पर नहीं जाता है। तो ये पहला है उद्दीपक का स्वरूप। अब नेक्स्ट है आपका निर्धारक जो है उद्दीपक का आकार क्या है। ठीक है, उद्दीपक का स्वरूप हो गया। अब उद्दीपक का आकार, उद्दीपक का आकार देखिए क्या है, बड़े आकार के उद्दीपक छोटे आकार के उद्दीपक की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर जो उद्दीपक का आकार है वह बड़ा होगा तो क्या है कि आपका ध्यान बहुत तेज़ी से जो है आकर्षित होगा। ठीक है, यानी साइज ऑफ स्टिमुलस। तो जैसे मान लीजिए कहीं बड़े बड़े अक्षरों में अगर कोई विज्ञापन छपा होता है तो आपका ध्यान तुरंत उस ओर चला जाता है। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में जो मोटी मोटी हेडलाइंस हैं सबसे पहले आपका ध्यान उस पर जाता है। तो बिग स्टिमुलस इज़ ग्रेटर देन स्मॉल स्टिमुलस। ठीक है, थर्ड है आपका उद्दीपक की स्थिति क्या है। उद्दीपक की स्थिति का मतलब क्या है कि
जैसे मान लीजिए कि क्या है कि उद्दीपक की स्थिति में अंतर के कारण भी जो है हमारा ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक पर चला जाता है, यानी कि अन्य बातों के समान रहने पर भी एक ही उद्दीपक अपनी स्थिति के कारण तो कभी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ होता है और कभी नहीं समर्थ होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, जैसे समाचार पत्रों में किसी न्यूज़ का शीर्षक होता है, अगर वह शीर्षक जो है आपका प्रथम पेज पर छपा है तो उस पर आपका ध्यान आसानी से चला जाता है, परंतु वही कंटेंट अगर जो है आपका लास्ट पेज पे छपा है या बीच के पेज पे छपा है तो आप उतने ध्यान से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है जब भी हम अखबार पढ़ते हैं तो सरसरी निगाह से ज़्यादातर हम फर्स्ट पेज ही उसको पढ़ते हैं, बाकी के पेज को हम लोग फटाफट स्किप करते चले जाते हैं। तो यह है उद्दीपक की स्थिति। उद्दीपक की तीव्रता, जैसे कि मैंने बताया उद्दीपक की तीव्रता जितनी ही अधिक होगी उतना ही ज़्यादा ध्यान आपका उस ओर आकर्षित होगा। ठीक है, जैसे अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए अंधेरी रात में आप आसमान की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान उन्हीं तारों पर जाता है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से चमकते हैं। ठीक है, और जो हल्के हल्के चमकते हैं उस पर ध्यान नहीं जाता है, यानी कि जिस स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है आपका ध्यान उधर ही सबसे पहले खींचा चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि नेक्स्ट है आपका उद्दीपक की अवधि। उद्दीपक की अवधि का क्या मतलब है? उद्दीपक की अवधि का मतलब ये है कि जो उद्दीपक हमारे सामने अधिक समय तक मौजूद होता है उस पर हमारा ध्यान कम समय तक मौजूद रहने वाले उद्दीपक की अपेक्षा जल्दी से चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका उद्दीपक की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? मान लीजिए एक ही स्टिमुलस बार बार आपके सामने आ रहा है तो इससे भी क्या है आपका अटेंशन या अवधान बहुत तेज़ी से उस ओर बढ़ जाएगा, यानी अटेंशन बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी मूवी का प्रमोशन हो रहा है और एक ऑटो में माइक पर उस मूवी का प्रचार करते हुए बार बार जो है वही ऑटो आपके सामने आ रही है, तो इससे क्या है आपका ध्यान जो है बार बार उस ऑटो की तरफ चला जाएगा जब जब वो प्रचार करने आएगा। सातवां है आपका उद्दीपक में नवीनता होनी चाहिए। अगर आप यानी कि पुराने उद्दीपक की अपेक्षा नवीन उद्दीपक में अवधान आकर्षित करने की क्षमता जो है अधिक होती है, यानी कि उद्दीपक अगर नवीन है तो उतना ही ज़्यादा वह अवधान आकर्षित करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए जब कोई छात्र जो है प्रतिदिन मान लीजिए पैंट शर्ट पहन के आता है क्लास में, ठीक है, पैंट शर्ट पहन के आ रहा है, लेकिन एक दिन जो है वह धोती कुर्ता पहन कर आ जाता है क्लास में, धोती कुर्ता पहन कर क्लास में आ जाता है, तो उस दिन क्या है कि आपका ध्यान अपने आप उस बच्चे की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्लास में सबसे अलग जो है दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका उद्दीपक स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन, यानी कि अगर उद्दीपक की स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा है तो भी जो है आपका ध्यान उधर चला जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए क्या है, यदि आपका जो टेबल फैन है चलते चलते अचानक बंद हो जा रहा है, ठीक है, तो आपका ध्यान उस ओर चला जाता है, चाहे उस समय आप काफ़ी ध्यानमग्न होकर कोई उपन्यास ही क्यों ना पढ़ रहे हो या कोई इम्पोर्टेंट काम ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर आपके पुराने स्टिमुलस के बीच में कोई नया स्टिमुलस अचानक से टपक पड़ता है तो आपका ध्यान तुरंत नए स्टिमुलस की ओर चला जाता है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, उद्दीपक का पृथक्करण, यानी कि जब कोई एक उद्दीपक अन्य उद्दीपकों की अपेक्षा अलग दूर या पृथक होता है तो ध्यान उधर ही हमारा चला जाता है। तो उद्दीपक का पृथक्करण का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए क्लास में जो ड्रेस कोड है शर्ट पैंट है, लेकिन किसी एक दिन बच्चा जो है शर्ट पैंट ना पहनकर कुछ अलग जो है ड्रेस पहन लेता है, या फिर मान लीजिए क्लास में कई बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा जो है बिल्कुल अलग बैठा है चुपचाप, तो आपका ध्यान तुरंत उस अलग बच्चे पर चला जाएगा जो चुपचाप अलग बैठा है। तो इसका मतलब क्या है, उद्दीपक का पृथक्करण भी उद्दीपक का ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, उद्दीपक की गतिशीलता ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें है उद्दीपकों की विषमता। उद्दीपकों की विषमता का मतलब क्या है, यहाँ पर विरोधी उद्दीपक प्रयोज्य का ध्यान जल्दी आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो विरोधी उद्दीपक होते हैं वो प्रयोज्यों का ध्यान जो है जल्दी आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी का जोड़ा है, ठीक है,
मान लीजिए पति पत्नी का ऐसा जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ का, जिसमें पत्नी जो है, वाइफ बहुत ही फेयर कलर है, सुंदर है, परंतु उसका पति जो है उतना ही काला है, यानी वाइफ जितनी गोरी है उसका पति उतना ही काला है। तो अब देखिए उसी के साथ मान लीजिए कई जोड़े यहाँ पर और हैं, लेकिन वो सब सामान्य कलर के हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा उसी जोड़े पर जाएगा सबसे पहले जिसका पति सबसे ज़्यादा काला होगा और जिसकी वाइफ सबसे ज़्यादा गोरी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, उद्दीपकों में विषमता है, यानी कि इस तरह के जोड़े पर जो है अन्य पति पत्नी के जोड़ों की अपेक्षा हमारा ध्यान जो है जल्द चला जाता है। ठीक है, ये इसका जो है मेन कारण है। इस आगे देखिए क्या है, इसमें दुर्लभता, यानी कि जो उद्दीपक कभी कभी हमारे अनुभव में आते हैं वे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पिछड़े गांव में हेलीकॉप्टर का उतरना तुरंत जो है, भाई रोज़ पिछड़े गांव में कोई हेलीकॉप्टर तो उतरता नहीं, इसलिए तुरंत हमारा ध्यान उधर चला जाता है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव निर्धारक के ऊपर, या व्यक्तिगत निर्धारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बेसिक नेसेसिटीज़, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं। मौलिक आवश्यकताएं या बेसिक नीड्स हमारी क्या हैं, जैसे फूड है, वाटर है, सेक्स है, इससे संबंधित जितने भी उद्दीपक हैं जिनसे प्रयोज की आवश्यकताओं की तृप्ति होती है, वह प्रयोज के अवधान को अधिक आकर्षित करते हैं। भाई आप भूखे हैं तो आपका ध्यान हमेशा भोजन की ओर जाएगा, प्यासे हैं तो पानी की ओर जाएगा। इसी तरीके से जो है आपकी शरीर की जो भी नीड्स होगी, आपका ध्यान तुरंत उधर चला जाएगा, क्योंकि आपको उस चीज़ की पूर्ति करनी है। जिज्ञासा नेक्स्ट है सब्जेक्टिव नीड में, क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्या है, व्यक्ति लक्ष्य से संबंधित उद्दीपक के अवधान को जल्द ही आकर्षित करता है, यानी आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसकी वजह से आपका ध्यान बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए देहात से पहली बार मान लीजिए कोई बच्चा शहर आ रहा है या कोई व्यक्ति शहर आ रहा है और वह शहर में आकर ऊंचे ऊंचे मकान और बिल्डिंग्स देखता है, सिनेमाघर देखता है, तो उसके जो इच्छाएं हैं, यानी नई नई चीज़ों को जो देखने की इच्छाएं हैं, जिज्ञासा है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा जो है आकर्षित करती है। लक्ष्य है, रुचि है। ठीक है, रुचि मतलब आपका जो इंटरेस्ट होगा उधर ही, जिस फील्ड में या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा उधर ही आपका ध्यान ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मनोविज्ञान को पढ़ने में है, तो आपका ध्यान मनोविज्ञान की किताब की ओर तुरंत चला जाएगा। क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपका क्रिकेट के खेल जहाँ कहीं भी हो होगा वहाँ आपका ध्यान चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेचर। नेचर का मतलब क्या है, जैसे धार्मिक व्यक्तियों का ध्यान धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण धार्मिक उद्दीपकों की ओर शीघ्र आकर्षित होता है, यानी आपकी जैसी प्रकृति वैसा आपका अवधान होता है। संवेग, इमोशंस भी क्या है, जैसे मान लीजिए जब कोई वस्तु या व्यक्ति से भय होता है किसी को, तो उसका अधिक ध्यान रखता है। इसी प्रकार नवविवाहित दंपत्ति का ध्यान एक दूसरे पर अधिक रहता है। मतलब ये एग्जाम्पल है, इमोशंस जैसे आपके होंगे वैसा ही आपका अवधान भी होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंटरेस्ट हो गया। नीड भी मैंने बता दिया आपको। एक्सपेक्टेशंस, नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशंस। जैसा हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है, एक्सपेक्टेशन भी जो है हमारे अवधान को निर्धारित करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी हमारे अवधान को निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए कि अपनी पत्नी, जैसे मान लीजिए कि आपने एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं शाम को 8 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। अब उसकी पत्नी क्या है, मान लीजिए आपको किसी कारणवश आप 9 भी बज गए तो भी आप घर नहीं पहुंच पाए, तो अब क्या है, आपकी पत्नी आपका वेट जो है 8 बजे रात से कर रही है, लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश 9 बजे नहीं आ पाए। और उसी समय मान लीजिए उसका नौकर, यानी कि आपके घर का नौकर जो है गेट खोलता है। ठीक है, गेट खुलता है, तो अब गेट खोलने की आवाज़ पर जो है आपका ध्यान जो है तुरंत गेट की तरफ जाएगा और आपको लगेगा कि आपके हस्बैंड आ गए हैं। यानी ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, प्रत्याशा है, लेकिन रियल में क्या है कि आपके हस्बैंड अभी भी नहीं आए हैं, उस नौकर ने या आपके सर्वेंट ने जो है उसका दरवाज़ा खोला है। ठीक है, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका इसमें एटीट्यूड, मनोवृत्ति होती है। ठीक है, मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति की बात करें तो मनोवृत्ति का मतलब क्या है, मनोवृत्ति आपका ऋणात्मक भी होती है
और धनात्मक भी होती है। ठीक है, यानी आपका जैसा एटीट्यूड होगा किसी चीज़ को लेकर वैसा ही आपके अंदर अवधान निर्धारित होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? प्रशिक्षण। यानी कि प्रशिक्षण का मतलब यहाँ पर ये इसको इसलिए ऑब्जेक्टिव नीड में रखा गया है, माफ़ कीजिएगा सब्जेक्टिव में रखा गया है, क्योंकि मान के चलिए व्यक्ति में जो है कुछ खास मेंटल रेडीनेस होती है, यानी कि मानसिक तत्परता होती है, जिसके कारण होता क्या है, व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक की ओर चला जाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर का ध्यान हमेशा क्या होगा, सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा जो है पेशेंट की ओर बहुत ही आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पेशेंट को ठीक करने की विशेष प्रशिक्षण या स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है। ठीक है, इसी तरीके से नाई है तो नाई का ध्यान तुरंत बड़े बालों पर जाएगा, बाल काटने की ओर जाएगा। तो ये है। अब ये हो गया अवधान के निर्धारक। अब आगे हम लोग देखते हैं चयनात्मक अवधान का स्वरूप क्या है। तो चयनात्मक अवधान का स्वरूप जैसा कि मैंने टॉर्च वाला बताया था एग्जाम्पल, उसी के हिसाब से है। तो जैसे मान लीजिए कि चयनात्मक अवधान क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ खास क्रिया या उद्दीपक पर अपनी मानसिक एकाग्रता दिखलाता है तथा अन्य क्रियाओं या उद्दीपकों की ओर न के बराबर ध्यान देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है इसमें। चयनात्मक जो अवधान होता है उसमें कुछ हानि भी होती है। क्या हानि होती है? चयनात्मक अवधान व्यक्ति में कुछ विशेष परिस्थिति में, खासकर उस परिस्थिति में कुंठा उत्पन्न करने लगता है जब उसे एक साथ कई क्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। यानी कि देखिए चयनात्मक अवधान होता तो अच्छा है कि आप जैसा चूज़ करेंगे वैसा आपका अवधान उधर ही चला जाएगा, लेकिन इसकी एक कमी यह है कि चयनात्मक अवधान में कमी तब आ जाती है जब बहुत ढेर सारी जो है आपके अंदर उद्दीपक आपके सामने आ गए और एक साथ आपको कई क्रियाओं पर ध्यान देना है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आप एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 या जितना आपके मस्तिष्क की क्षमता है उतनी जगह आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इसमें होता क्या है, सारी जगह एक साथ ध्यान ना दे पाने की वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी समस्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे चयनात्मक अवधान के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं? मार्ग विरोधी सिद्धांत हैं जो कि बॉटलनेक थ्योरी है, जैसे ब्रॉडबैंड है, ट्रीसमैन है, और ड्यूस एंड ड्यूस की थ्योरी है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर नॉर्मन एंड बोब्रो मॉडल और नाइसर मॉडल, इन मॉडल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन साथ ही साथ किसी प्रकार के रेलेवेंट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।